नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर जो आज है वो प्रोग्राम मनोज वधवा की तरफ से रखा गया था करनाल की अदालत के नाम से, और जहां पर मनोज वधवा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया था कि वो ओपन चैलेंज करते हैं, जो पार्टी है उनको चैलेंज करते हैं कि वो यहां पर आकर विकास के मुद्दों पर बहस करें, और उसी को लेकर उन्होंने प्रोग्राम रखा था। लेकिन यहां पर जो भाजपा की तरफ से रेणुबाला गुप्ता या कोई भी नेता यहां पर फिलहाल नहीं पहुंचा, और कांग्रेस से जो प्रत्याशी है मनोज वधवा वो यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं करनाल की अदालत में, जहां पर आप देख सकते हैं कि रेणुबाला गुप्ता की एक फोटो लगाई गई है, वहीं साथ ही साथ मनोज वधवा की फोटो है वो लगाई गई है, और बीच में टैगलाइन दी गई है करनाल की अदालत के नाम से, जहां पर तमाम लोग हैं वो भी यहां पर काफी संख्या में जो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से कोई भी यहाँ पर नेता है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा। हालांकि मेयर रेणुबाला गुप्ता की फोटो यहाँ पर लगवाई गई है कांग्रेस के। डिबेट तो हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, उनके आने की संभावना है, वो कुछ ही समय में यहाँ आ जाएगी। तब तक मनोज वधवा जी हमारे बीच में, हम कुछ क्वेश्चन उनसे पूछते हैं, फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सर आपसे पूछना चाहेंगे कि शहर की बुनियादी समस्याएं जो हैं, जैसा कि मनोज जी करनाल, तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 पार्क से के नजदीक से पार्किंग से, जहां पर जो मनोज वधवा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपन चैलेंज है वो नेताओं को दिया गया था कि वो जो विकास की बातों पर खुली बहस करे, उसी को लेकर यहाँ पर वो आज पहुँचे हैं। लेकिन फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया। देखने वाली बात होगी कि क्या कोई नेता यहाँ पर आएगा, या इसी प्रकार से जो मनोज वधवा है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर उनकी तरफ से एक खुला निमंत्रण है वो दिया गया था, ओपन चैलेंज है वो किया गया था बहस का, कि विकास के मुद्दों पर बहस यहाँ पर आकर करे, काम के मुद्दों पर। लेकिन कोई भी भाजपा की तरफ से नेता यहाँ पर नहीं आया। लाइव तस्वीरें हम आपको प्रो करनाल न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, शायद इस आस में कि यहाँ पर जो बातचीत है वो दो पार्टियों के बीच होगी। लेकिन मनोज वधवा वो यहाँ पर पहुँचे हैं। करनाल का जन जन ये जानता है कि उस दौरान 5 साल के अंदर मैंने कितना काम किया। जब 2013 के अंदर हम एमसी बने थे, तो जो हमारी मौजूदा मेयर है, हमने सभी एमसी भाइयों के सहयोग से रेणुबाला जी को मेयर बनाने का काम किया था। हमारे करनाल का, मैं उस समय तो कहूंगा कि दुर्भाग्य ही रहा कि हमने एक ऐसी मेयर चुनी जिनका खुद का कोई विजन नहीं था, जिनकी खुद की कोई सोच नहीं थी। वो एक घरेलू मतलब व्यक्तित्व की मालकिन थी, राजनीतिक नहीं थी, वो राजनीतिक तौर पे वो पिछड़ी हुई थी, ये कह लो आप। जितने भी एजेंडे करनाल शहर के अंदर जब डेवलपमेंट की बात थी, विकास की बात थी, तो उनकी तरफ से एजेंडे के अंदर कोई एक भी कार्य नहीं रखवाया गया। सिर्फ अगर कार्य रखवाए गए तो उनके जो वार्ड नंबर, जिस वार्ड से वो 12 नंबर वार्ड से आई, बनी थी मेयर, पार्षद बनी थी, और मेयर तो खैर हमने बनाया था। उन्होंने जितनी भी सड़कों का उसमें टेंडर लगवाया, उन्होंने एक सड़क को 3-3, 4-4 बार उखड़वा के बनवाने का काम किया। ये उनका विजन था। और दूसरी तरफ करनाल शहर के अंदर उस समय नए नए प्रोजेक्ट, विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट मैं कहूंगा, करनाल के अंदर सबसे पहला जो प्रोजेक्ट मैंने नगर निगम की मीटिंग के अंदर रखा वो ये था ओपन एयर जिम। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी नहीं वो प्रोजेक्ट था। मैं विदेश गया हुआ था घूमने, तो वहां मैंने वो प्रोजेक्ट देखा, तो उस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का काम करके मैंने निगम के एजेंडे के अंदर वो कार्य डलवाया। और उस कार्य को, हालांकि हमारी जो उस समय कमिश्नर थी, मैडम थी, उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि हम इस काम को करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं।
तो मैंने वो जो जिम ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कंपनियां, उनसे संपर्क किया, जो खेल का सामान बनाती हैं कंपनियां, तो 2-3 कंपनियों का हमारे पास कोटेशन आया। हमने सबसे पहला जो जिम है वो करनाल, उस समय जो वार्ड नंबर 9, ये सेक्टर 13, जिसमें सेक्टर 13 एक्सटेंशन होता था, मैं उस समय वहां का पार्षद भी बना था। वहां से सबसे पहला जिम वहां वार्ड नंबर 9 के अंदर, जो अब 10 नंबर है, उसमें लगवाने का काम किया। वो जिम का प्रोजेक्ट हमारा इतना सक्सेसफुल रहा कि सरकार ने उसको हाथों हाथ लेते हुए हिंदुस्तान के गांव से लेके हिंदुस्तान के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर वो प्रोजेक्ट लगाने का काम किया। और जिसका श्रेय, हालांकि मुझे तो काम करने की लालसा थी कि मुझे अपने शहर के लिए, अपने निगम के लिए काम करवाने हैं, लेकिन उसका श्रेय भी सरकार ने अपने आप लेने का काम किया, जबकि वो प्रोजेक्ट टोटली तौर पे मेरा प्रोजेक्ट था। उसके बाद पूरे जितने भी करनाल की पार्क हैं, उसमें काफी सारी पार्कों के अंदर वाईफाई की व्यवस्था हमने की, वरना किसी सार्वजनिक स्थल पे तो वाईफाई का प्रोजेक्ट होता था, लेकिन पार्कों के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो हमने उस प्रोजेक्ट को निगम की हाउस की मीटिंग के अंदर रखा, उसको लागू करवाया। पहले ये तारकोल की जैसे ये सड़कें बनी हुई हैं, इस प्रकार की सड़कें बना करती थी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। हाँ, हमारे सेक्टर 13 के अंदर ही एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था टाइल्स का, कालरा मार्केट हमारे यहाँ पे है, उसके बैक साइड पे, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे किसी ने बढ़ाया नहीं। तो मैंने वो नगर निगम की मीटिंग के अंदर एजेंडे में रख के पूरे वार्ड की, करनाल के जितने भी 20 वार्ड थे, हमने ये एक निर्णय लिया निगम की मीटिंग के अंदर एजेंडा रख के कि हम अब सड़कें आगे से टाइल वाली बनवाएंगे, क्योंकि बारिश आने के बाद या सामग्री बेकार लगने की वजह से ठेकेदार अच्छी सामग्री नहीं लगाते, तो वो सारी टाइल वाली सड़कें हम जो इंटरनल सड़कें बनेंगी, हम टाइल वाली सड़कें बनाएंगे। और हमने ये प्रोजेक्ट भी उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर लागू हुआ। रेनू वाला को बुलाओ जी, टाइम हो गया 5 से 10 मिनट। और उसके बाद रेनू वाला मैम को बुलाओ, डिबेट चल रही है। रेनू वाला आपके सबको पूरे करनाल को पता, आपने वोट किया है, लेकिन रेनू वाला मैम को बुलाओ। अब कहो तो मैं, मीडिया के सारे साथी खड़े, इनको को फोन करें। मेरा मोबाइल कहाँ है भाई? बुलाओ जी, फोन बुलाओ जी उनको। मैं फोन कर मनोज जी, अगर आप कहें तो एक बार आप रेणु बाला गुप्ता जी को कॉल कर लीजिए, मैं कर लेता हूँ मैडम। क्योंकि करनाल की जनता जानना चाहती है कि वो क्यों नहीं आई है, और कोई ठोस वजह है तो हम सब जानना चाहेंगे। लोग हैं वो फिलहाल कह रहे हैं कि रेणु बाला गुप्ता को मौके पर बुलाएं, क्योंकि डिबेट दोनों के बीच में रखी गई है, और इसी को लेकर जो मनोज वधवा वो अब लाइव फोन मिला रहे हैं रेणु बाला गुप्ता जी को, ताकि उन्हें मौके पर बुलाया जाए। लेकिन क्या सभी से अपील, स्टूडियो को देखने वाले स्टूडियो को हम देखो, ये डिबेट के लिए मैंने आमंत्रित किया है, तो मेरा ही फर्ज बनता है उनको। लाइव फोन देख लो भाई, कभी कभी आप कहोगे नंबर 99 913 00059। हेलो हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, मैं मनोज वधवा बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए ना। तो मैं प्रिया बात कर रही मैडम, हूँ। रेणु बाला जी से बात हो सकती है? नहीं सर, अभी मैडम जी का इंटरव्यू चल रहा है सर। तो ये हमने यहाँ पे एक उनके साथ डिबेट के लिए उनको आमंत्रित किया था। सर कब किया था आपने? माला ये पूरे मीडिया के अंदर आया हुआ है। चलो सर मैं, हमारे मैडम डर गई। मैसेज अभी हाँ जी, हमारे पास सर इसका कोई मैसेज नहीं आया सर। अच्छा पूरे आप अच्छा, मीडिया देख नहीं रहे होंगे? नहीं। अच्छा, चलो आप मैडम से पूछ ले कि हम उनको आमंत्रित करते हैं 12 सेक्टर की पार्किंग में, पाठक हॉस्पिटल के पास। सर आपका मैसेज मैं उन तक दे दूंगी, बट मैं ना मैडम का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, बट मैम फ्री नहीं हो पाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, मतलब वो जवाब देना नहीं चाहते, डर गए। देने की बात
चलो चलो ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी। फिर भी एक बार पूछ लेना। ओके सर, आपको हाँ, मैंने कह देना मनोज वधवा जी का फोन आया था, जी जी उनके छोटे भाई हैं। जी, आपका मैसेज उन तक दे दूँ हाँ, सर मैं। हमारी तो बड़े आदरणीय भाभी जी हैं। ओके सर। कोई नहीं, 10-15 मिनट का हो तो हम वेट कर लेते हैं। तो जी उन्होंने फोन कट कर दिया है। तो आपने उनको पहले ऑफिशियली इनवाइट किया था? मीडिया के माध्यम से उनको ये कितने बताओ, जब हालांकि मुझे भी नहीं पता था, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा है। अच्छा। हाँ, सभी ने हमारे एक तरफ से वो हुआ कि भाई हमें ये थोड़ी पता था भी नहीं आएंगे वो। चलिए हम 10-15 मिनट और मैम का देखो वेट मैं करते हैं। वैसे आपको बता रहा हूँ, अंदाजा तो मेरे को था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि वो आएंगे। 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया जब मैंने उनको प्रेस के माध्यम के मित्रों से के माध्यम से उनको बुलाने का और उनके पति को बुलाने का चुनौती दी थी। वो एक साथ यहाँ आते, उनके पास एक बहुत बेहतरीन मौका था कि वो यहाँ आते और पिछले 11 सालों के अंदर जो उन्होंने करनाल की जनता के साथ जुल्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, ज्यादती की है, जो 1600 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के पैसे का भ्रष्टाचार किया है, घपला किया है, करनाल के जनता की गाढ़े खून पसीने की, उनके हक की कमाई को दोनों हाथों से लूटा है, अवैध कॉलोनियां काटी, यहां तक कि भगवान राम के नाम जानी जाने वाली रामलीला ग्राउंड की जमीन को भी नहीं छोड़ा। करनाल का बच्चा बच्चा जानता है ये बात। हांसी रोड पर जो हर वर्ष रामलीला का आयोजन होता था, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनके अपने आराध्य भगवान राम की लीला को देखने के लिए वहां जाते थे। जो आज किसके कब्जे में है ये पूरा करनाल जानता है। मैं समझता हूं कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आज उनके पास मौका था, यहाँ आते और अपने कुकर्मों की सफाई जनता की अदालत में देते। शायद इससे उनके कुछ पाप धुल जाते, पर अफसोस उन्होंने ये मौका भी चूक गए। वो मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि जो पाप उन्होंने करनाल और करनाल की जनता के साथ किया है, उन पापों के बोझ के तले उन्हें यहां आने से रोक दिया। अपने मेयर पद की चुनावी यात्रा में ये जरूर नोट किया जाएगा कि दोनों पति पत्नी वोट मांगते हुए लोगों से, ये आपने देखा होगा जब वो वोट मांग रहे होते हैं ना, डायरेक्ट उनकी जनता की आंखों में आंखें डाल के वो बात नहीं कर सकते। करनाल की जनता ध्यान दे, मेयर और उनके पति ने अपने आप को विधायक जगमोहन आनंद जी के पीछे छुपाया हुआ है। मेरे साथ साथ करनाल की जनता भी हैरान और परेशान है कि चुनाव मेयर पद के लिए सवाल नगर निगम पर 11 साल से लगातार शासन करने वाली हमारी आदरणीय मेयर रेणुबाला गुप्ता जी ने जब किया जाता है तो उन सवालों का जवाब हमारे बड़े भाई आदरणीय विधायक जगमोहन आनंद जी देते हैं। वो भी बिल्कुल गुस्से में ऐसे होते हैं, लाल पीले। करनाल की जनता को ये सोचना होगा कि क्या कारण है जिस पिछले 11 सालों से नगर निगम पर काबिज रेणुबाला गुप्ता के मुंह में, क्या उनके मुंह में जबान नहीं है क्या? ये तो जनता को सोचना है। ये वही मेयर हैं, ये वही भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जिन्होंने अभी 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक जगमोहन आनंद जी को हरवाने का प्रयास किया था। ये बात खुद जगमोहन जी भी जानते हैं। अक्सर विधायक जी अपने विश्वास पात्रों में के बीच में ये बात कहते सुने गए हैं। यह बात करनाल की जनता के साथ पूरी करनाल की भाजपा भी जानती है कि जब विधायक आनंद जी
पार्टी को भाई जब इनको टिकट मिला था उसके बाद उनके पति और मेयर ने किस प्रकार कैकई का रोल अदा किया था। जगमोहन आनंद जी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए उन्होंने अपने आप को कोप भवन में कैद करने का काम किया था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी कोप भवन में ब्रिज गुप्ता जी को मनाने भी पहुंचे थे, आपको पता ही होगा, पर जनाब थे कि मानने को तैयार ही नहीं हुए थे। उस समय ब्रिज गुप्ता जी का कहना था भाजपा ने जगमोहन आनंद को टिकट देकर गलती की है, वो एक कमजोर प्रत्याशी है और उनके से बेहतर बहुत से प्रत्याशी पार्टी में हैं, जिसमें से एक वो खुद को मान रहे थे बेहतर प्रत्याशी। जगमोहन जी आपको याद है या नहीं, या आप भूल गए हैं किस प्रकार फूट फूट कर रोए थे आप, तब आपका साथ करनाल की जनता ने दिया था। और आज जब मेरे भावुक होने का टाइम आता है तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। विधायक जी, आप करनाल की जनता को बताओ कि अब जब आपको टिकट मिला था तब कैकई यानी ब्रिज गुप्ता नाराज होकर कोप भवन में बैठे थे, तब वरदान में उन्होंने आपसे क्या मांगा था, ये भी आपको खुलासा करना चाहिए। क्या जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष का पद उन्होंने वरदान के रूप में मिला था उनको, क्या वो किसी डील का हिस्सा था? आज विधायक जी कहते हैं कि करनाल की जनता ने अगर मुझे मेयर बना दिया तो आप मेरे कामों में अड़चन डालेंगे। ये बोल रहे हैं ना विधायक जी कि भाई अगर आपने मेयर किसी और को, मनोज को बना दिया तो मैं आपके भाई लोग फिर मनोज जी ये कहेंगे कि भाई मेरे कामों में अड़चन डालेंगे, मुझे काम नहीं करने देंगे। जगमोहन जी स्पष्ट करो, क्या आप करनाल की जनता को धमका रहे हो क्या? भाई आप काम नहीं होने दोगे तो इसका मतलब धमका रहे हो ना सरेआम। विधायक जी, मैं आपको डंके की चोट पर ये कहता हूं कि करनाल की जनता ने मन बना लिया है, करनाल में परिवर्तन होने जा रहा है। मैं छाती ठोक कर ये कहता हूं कि करनाल के लोगों ने अगर मुझे मेयर बनाया तो मेरा जो करनाल के लोगों के लिए विजन है, करनाल को लेकर जो मेरा सपना है, करनाल में जो विकास के काम हम करवाने वाले हैं, मैं अगर किसी में दम है तो रोक के देख लेना भाई। और एक बात आपके माध्यम से एडवांस में कह रहा हूं, अब ये शाम को एक पत्रकार वार्ता करेंगे और उसमें ये मेरे परिवार के खिलाफ मेरे ऊपर निजी मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे जो कि बिल्कुल निराधार हैं। और आपने पिछले चुनाव के अंदर भी देखा था किस प्रकार से इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए थे, वो किसी प्रकार के कोई भी एक भी आरोप वो साबित नहीं कर पाए। मेरे ऊपर इन्होंने ईडी की रेडें डाली, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए इन्होंने। कुछ निकला हो तो बता दो, मैं आपका भाई वैसे का वैसे बैठा हूं। हाँ, इन्होंने हरासमेंट जरूर किया मेरे परिवार को भी। जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ दुर्घटना घटित हुई इनकी वजह से, वो पूरे करनाल को मालूम है, कोई करनाल का एक एक जन ये बात जानता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति या इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और आज देख लेना शाम को ये मेरे ऊपर कितने सोशल मीडिया के माध्यम से और ये क्या प्रेस के माध्यम से ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। अब देखो, अब निर्णय जनता बैठी है भाई, अभी उनके लिए इंतजार करते रहे जाएं। तो फिलहाल आपने देखा, ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो डिबेट का न्योता बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज करनाल ने जो बहस देखी है वो बताती है कि शहर अब बदलाव चाहता है। तो अब आपके हाथ में आप किस नेता चुनना चाहते हैं? जय हिंद, जय करनाल। क्या कुछ लग रहा है आपको? आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि उनके पास कार्यक्रम नहीं है, चुनावी प्रचार से पहले अपना टाइम पास कर रहे हैं। करेंगे कि आखिरकार क्या कह रहे हैं कि उनके पास प्रचार यानी कि कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वो इस तरह से कार्यक्रम रख रहे हैं। ऐसे है, वो मेरे ऊपर जगमोहन जी आरोप लगा रहे हैं, तो मैं कोई उनको चिट्ठी भेजता हूँ इस बात की, जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो
भाई भावुक हो रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं जो जिस प्रकार के, तो मैंने उनको कोई पत्र तो भेजा नहीं इस बात का, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से देखा है। अगर मैंने उनको आमंत्रित किया है तो वो भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा ना उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि वो वाली क्लिप ही उन्होंने बंद कर दी। तो अब ये तो भागने का वो मौका ढूंढ रही हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जनता के सामने 11 साल का उनको हिसाब, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, भ्रष्टाचार का हिसाब जब देने की बात है तो अब वो इस तरीके की बातें कर रही हैं, वो जवाब देने से भाग रही हैं। अब चुनावी प्रचार खत्म हो रहा है, आज करनाल के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता को या हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, समय बहुत कम मिला है और बहुत सारी जगहों पर मैं जा भी नहीं पाया हूं, लेकिन करनाल की जनता, जिसे मैं अपना परिवार मानता हूं, ये समझती है जनता कि मनोज जिस विजन को लेकर, जिस तरीके का उसके कार्य करने की कार्य प्रणाली है, उसको देखते हुए अगर मैं उनके बीच में नहीं भी गया हूं, उन्होंने इस बात को समझते हुए कि अपने भाई, अपने बेटे को उन्होंने वोट भी करना है, मेयर भी बनाएंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन भी करता हूं कि भाई, मुझे जो मीडिया के माध्यम से आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, आप मेरा अपने पास आया हुआ मानते हुए आप इस भ्रष्ट जो आप की ये करनाल की जो पीछे 5 साल की सरकार है, इसको बदलने का आप काम करें। और आपने मेरी कार्यप्रणाली भी देखी है। निश्चित तौर पे हम करनाल को एक नया करनाल को एक विश्व स्तरीय शहर और करनाल के अंदर विश्व स्तरीय और प्रोजेक्ट लाने का हम काम करेंगे, ताकि हम अपने करनाल को एक सुंदर सिटी, ग्रीन सिटी, फ्लावर सिटी बना सकें। उसमें आपके योगदान की ज़रूरत है और वोट की चोट से, वोट की चोट से आप इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बाहर करने का काम करें। बाकी ईमानदार अपनी सरकार बनाएं। जो ये सरकार बनेगी, ये आपकी अपनी सरकार बनेगी, जन जन की सरकार बनेगी। और आपसे ये वादा करता हूँ, जब आप मुझे मेयर बना देंगे तो मैं आपके बीच में एक एक कॉलोनी के अंदर आपके आकर धन्यवाद करने भी आऊँगा और आपके दर्शन करने। ये जो गीता लेकर आए हैं आप, ये गीता किस लिए लेकर आए हैं? क्योंकि मुझे ये था कि शायद जिस प्रकार हम देख रहे हैं हमारे रेणु बाला जी, मुझे उम्मीद थी कि भाई वो नहीं आएंगी। वो हमारे आदरणीय बड़े भाई विधायक जगमोहन आनंद जी के पीछे जो छुपी हुई हैं, मुझे ये पता था शायद हमारे भाई जगमोहन जी इस डिबेट में आएंगे। तो फिर मैंने गीता मंगवा के रखी हुई थी कि उनसे एक सवाल करना था कि भाई आप इस गीता की सौगंध खा के आप कहें। अभी कर लो सवाल। क्या सवाल था? मैं आप अपने मीडिया कर्मियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने बड़े भाई जगमोहन जी को ये फिर दोबारा से चैलेंज करता हूँ कि वो सार्वजनिक मंच पे आएं, गीता पे हाथ रख के ये सौगंध खाएं कि मैं किसी भ्रष्टाचारी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं या मैं किसी भ्रष्टाचारी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से विधायक अपने बड़े भाई जगमोहन जी को ये आमंत्रित करता हूं, वो आएं और अपनी सफाई। आप ये कसम खा सकते हैं इसी गीता पे हाथ रख के कि अगर आप जीत जाते हैं, करप्शन नहीं करेंगे, जीत जाते हैं तो बीजेपी में नहीं जाएंगे? मैं ये गीता की सौगंध खा के आपके बीच में सार्वजनिक मंच पर ये गीता की सौगंध खा रहा हूँ। मैंने ना जीवन में कभी रिश्वत खाई है, ना मैंने कभी कमीशन खाई है, और ना भविष्य में अगर करनाल की जनता मुझे मेयर बनाती है, ना मैं भविष्य में कभी रिश्वत लूंगा, ना भविष्य में कोई कमीशन। बीजेपी में जाएंगे अगर जीत जाते हैं तो? काम करोगे? अगर जीत जाते हैं तो बीजेपी में जाएंगे? इतना बड़ा मेरे साथ हो गया, इतनी बड़ी बात मेरे साथ हो गई, मेरे ऊपर ईडी की रेडें पड़ गई। कोई एक आदमी बता दो जिस व्यक्ति ने ईडी की रेड पड़ने के बाद
कांग्रेस छोड़ के बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की हो या किसी और, बिल्कुल नहीं जाता भाई, अकबर जी, धमकी वाला क्या भैया है? धन्यवाद। धमकी क्या है? 5 बजे का टाइम। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर करनाल की अदालत के नाम से प्रोग्राम है वो रखा गया था, जहां पर मनोज वधवा कांग्रेसी प्रत्याशी है वो यहां पर पहुंचे थे। हालांकि जो उनकी तरफ से एक वीडियो जारी की गई थी और उसमें ये भी कहा गया था कि उन्हें धमकी दी गई है। फिलहाल यहां पर वो पहुंचे थे, तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे थे, काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन भाजपा की तरफ से फिलहाल कोई भी नेता यहां पर नहीं आया था। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के सेक्टर 12 के जो पार्किंग है वहां से दिखा रहे हैं, जहां पर करनाल की अदालत के नाम से एक कार्यक्रम है कांग्रेस की तरफ से रखा गया था, जहां पर भाजपा की जो उम्मीदवार है मेयर रेणुबाला गुप्ता उन्हें भी इनवाइट है वो किया गया था। फिलहाल भाजपा की तरफ से यहां पर कोई नेता नहीं पहुंचा है। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।